आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता समित पटेल जी। समित पटेल जी की अगर हम बात करें तो क्षेत्र में इनकी छवि एक युवा नेता के तौर पर है। समित पटेल जी आए दिन किसानों की समस्याएं उठाते हैं और उन्हें हल कराने के लिए पूरे प्रयास करते हैं। तो आइए अब हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या सोच है। आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में एक टर्निंग पॉइंट होगा, आम आदमी पार्टी के लिए भी, किसानों के लिए भी, बेरोजगारों के लिए भी। और यहाँ पे जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इन बढ़ती हुई समस्याओं का ये जवाब होगा सरकार को और विपक्ष को। आज सरकार में हम देखते हैं 20 साल से भाजपा का शासन है, तो भाजपा का शासन होने के बावजूद यहाँ पे जो जन समस्याएं उत्पन्न हो रही, चाहे वो किसानों की हो, मजदूरों की हो, शिक्षा की हो, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखेंगे तो भाजपा पूरी तरह से नाकाम रही है। और बात करें विपक्ष की, तो कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी रही है। तो विपक्ष को जो पब्लिक के बीच में जाना था, या कांग्रेस को जो अपना रोल विपक्ष का अदा करना था, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें नाकाम रही है। इसलिए लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम तीसरी पार्टी की ओर जाएं, और आम आदमी पार्टी उनको विकल्प के रूप में एक ईमानदार स्वच्छ छवि की पार्टी नजर आ रही है। हमको जहां भी जाते हैं हमको सपोर्ट मिलता है, लोगों से आश्वासन मिलता है, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी एक बहुत कुछ अच्छा यहाँ करने जा रही है 2023 के इलेक्शन में। क्योंकि इस चुनाव में आप दावेदारी करने वाले हैं, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा सिवनी मालवा विधानसभा, जिसमें सिवनी मालवा एक कस्बा और उसके बाद में सारा का सारा विधानसभा कृषि पे आधारित है। और सिवनी मालवा की भी जो अर्थव्यवस्था है शहर की, नगर की, वो कृषि पे आधारित है मुख्यतः, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा रोजगार का अन्य साधन नहीं है। तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ समस्याएं किसानी समस्याएं हैं। हमें किसानों के लिए बहुत कुछ बेहतर करना है, उनकी उपज बढ़ाने के लिए उनका माल मंडी तक जाए, सोसाइटियों तक जाए, भ्रष्टाचार ना हो। एक भ्रष्टाचार हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है सिवनी मालवा विधानसभा में। और उसके साथ साथ एक मुझे जो दिखाई देता है, जो शायद दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देता होगा, वो एक शिक्षा का मुद्दा। शिक्षा के रूप में हम देखें, हमारे पूर्वज, मेरे पिता, माँ, या आपके भी सभी लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ के अच्छी शिक्षा प्राप्त करी, और आज सब अच्छे स्थानों पर हैं। उन्हीं सरकारी स्कूलों से शिक्षक भी आए, पटवारी भी आए, तहसीलदार, कलेक्टर, सभी लोग बने। लेकिन आज शिक्षा के लिए हमको शिक्षा खरीदना पड़ रहा है। एक बड़ा आदमी तो शिक्षा खरीद सकता है, लेकिन गरीब आदमी शिक्षा नहीं खरीद सकता। शिक्षा खरीदने का ये मतलब है कि उसके बच्चों को एक जो मुकाम मिलना चाहिए, एक जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो इस कंपटीशन के एरिया में, कंपटीशन के समय में, हमारा गरीब आदमी जो अपने बच्चों के लिए शिक्षा खरीद नहीं पा रहा, अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लाखों रुपए जो खर्च हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अच्छी जो प्रतिभाएं हैं, जो छिपी हुई प्रतिभाएं, वो छुपी ही रह जा रही हैं, क्योंकि उनको पैसे के कारण वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। हमारा ऐसा मकसद है, मेरा पर्सनली, मेरा खुद का देखा जाए तो मेरी ऐसी सोच है, शिक्षा से न केवल क्षेत्र बदला जा सकता है, जबकि शिक्षा से पीढ़ी बदली जा सकती है, देश बदला जा सकता है। और आम आदमी पार्टी न केवल दिल्ली में वो काम कर रही है, करके दिखाया है, अब पंजाब में कर रही है, और मध्य प्रदेश में सिवनी मालवा में जब भी जनता मौका देगी तब हम वो काम करके बताएंगे। अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, तो क्या लगता है मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी? मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि दिल्ली में 3 बार सरकार चुनी गई आम आदमी पार्टी की। एक बार 63 सीट थी, एक बार 67 सीट थी, और पंजाब में भी देखे तो पूरा क्लीन स्वीप है। तो जनता बदलाव चाहती है, इसका यही मतलब है, जनता बदलाव चाहती है। पहले दिल्ली की जनता ने देखा, वहां की जनता को देखने के बाद में पंजाब में भरोसा दिखाया। गुजरात का हम लोग अभी इलेक्शन लड़े, उसमें भी 13% का वोट शेयर हम लोगों को मिला। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, हम बहुत कुछ अच्छा वोट शेयर भी लेने वाले हैं और बहुत कुछ सीटें भी जीतने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो हर प्रदेश की अपनी खासियत होती है, और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो किसानी यहाँ पर एक मुख्य है। किसानों की समस्या जो उठाएगा, कहीं ना कहीं जनता उसको पसंद करेगी। तो किसानों को लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? हमारा बड़ा स्पष्ट सा रुझान है किसानों के लिए,
कि किसानी की लागत बढ़ती जा रही है, किस प्रकार उस लागत को कम किया जाए। मैं खुद किसानी करता हूँ, मेरे पूर्वज किसानी करते आए, तो सारी समस्याओं से मैं अवगत हूँ और उनका किस प्रकार निराकरण हो सके वो भी मुझे पता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सुविधा मिले, किसानों को कैसे हम उन लोगों की उपज को मंडी तक आसानी से पहुंचा सकें, कैसे जो सोसाइटियों में उन लोगों को असुविधा होती है उसको दूर किया जा सके। यूरिया की आज लाइन लग रही है, अभी इसी समय में गेहूं गेहूं के लिए हमको यूरिया की लाइनों में लगना पड़ता है, और जब हम उपज को पैदा करते हैं उसके बाद हमको उसको बेचने के लिए 1-2 दिन की लाइनों में लगना पड़ता है। तो किसानों का तो लाइनों से पीछा नहीं छूट रहा। ये इसलिए है कि सिस्टम का मिसमैनेजमेंट है। अगर सिस्टम का मैनेजमेंट बराबर हो तो ये सारी व्यवस्थाएं दूर हो सकती है, दुरुस्त हो सकती है। अगर हम बात करें तो आप सिवनी मालवा क्षेत्र में काफी समय से राजनीति कर रहे हैं, तो आप सिवनी मालवा की जनता की जो समस्या है उनको कितना समझ पाए? क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या जो मुझे समझ में आती है वो है भ्रष्टाचार, और मैं ये अपनी बात अपने दोस्तों के बीच में राजनीतिक मंचों पे बार बार बोलता हूँ। अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो जो हमारे सरकारी तंत्र बैठा है, जो हमारे विधायक, सरपंच, सभी लोग बैठे हैं, अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो हमारे सारे अधिकारी अपना अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे, और जब काम जिम्मेदारी से होगा तो मुझे लगता है कि कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। तो पूरी मूल जड़ न केवल सिवनी मालवा में जबकि पूरे भारत में केवल एक समस्या बड़ी हमारी गहरी है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तभी मिटाना संभव है जब नेता अच्छे हों, जब जनता उसको चुने अच्छे नेता को, और अच्छे नेता को जब वो भेजेगी, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधित्व देगी, उसके बाद में वो जो ईमानदार नेता है वो ईमानदारी से काम करेगा। अगर नेता ईमानदारी से काम करेंगे तो अधिकारियों को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो मेरी तो अपील है आपके माध्यम से भी कि जनता अच्छे लोगों को चुने, चाहे किसी भी पार्टी के हों, एक ईमानदार प्लेटफॉर्म को जनता लेके आए। निश्चित रूप से जनता को ही उससे फायदा होगा। नेता जो है कोई भी हो गया, छोटा सरपंच से लेके विधायक, सांसद तक, वो जनता का प्रतिबिंब होता है, आईना होता है। जनता जैसी नेता वैसा, जैसा आप नेता को चुनोगे वैसा नेता को आप वोट करोगे, वैसा नेता काम करेगा। जनता अच्छे नेता को चुनना जब चालू कर देगी तो जनता को अपने आप रिस्पॉन्ड मिलेगा, अपने आप वो काम करने वाला होगा तो काम करेगा। मेरा तो यही सोचना है। अगर हम माने कि जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है मध्य प्रदेश में, सिवनी मालवा में भी आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी के रूप में देखी जा रही है, तो आपके पास क्या ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ जनता का काम करेंगे? कितने जनता की उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाएंगे? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी 100% जनता की उम्मीदों पे खरा उतरती है, क्योंकि जो मैनिफेस्टो दिल्ली में उन्होंने तैयार किया तो उस मैनिफेस्टो को पूरा किया। जो आज पंजाब में काम चल रहे हैं विगत 1.5 वर्षों से, जिस मैनिफेस्टो पे वहां पे आम आदमी पार्टी आई, वो चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उस पे वो काम करी और उससे आगे कहीं आगे बढ़ के काम कर रही। किसानों के लिए वहां पे बिजली उन्होंने मुफ्त कर दी है। ये कैसे हुआ? भ्रष्टाचारी का जो पैसा था उसको बचाया, शिक्षा को इतना स्तर ऊंचा उठाया। ये कैसा हुआ? अच्छे स्कूल्स आज दिल्ली में मैं आज ही देख रहा था, हमारी मंत्री वहां पे आतिशी जी ने एक नया स्कूल जो कि प्राइवेट स्कूलों से भी लाख गुना अच्छा था, उसकी आज ओपनिंग करी। ये कैसे हुआ? भ्रष्टाचारी में जो पैसा था उसको बचाया और एक अच्छे शिक्षा के मंदिर में उसको लगाया। स्वास्थ्य हमारा कब अच्छा होगा? आज मैं सिवनी मालवा में देखता हूँ बहुत अच्छी हमारी बिल्डिंग है, लेकिन उस बिल्डिंग का जब तक संचालन अच्छा नहीं होगा, जब तक वहां पे आदमी अच्छे से, जब ट्रेंड स्टाफ काम नहीं करेगा और सुविधाएं ज्यादा ना दी जाएंगी, तो ऐसी बिल्डिंग का क्या मतलब रहेगा? हमें बहुत कुछ करना है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, उसका जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है, और कहीं पे अगर कोई त्रुटि होती है तो हम लोग सुधारते भी हैं। उसका उदाहरण पंजाब है। पंजाब में हमारे एक मंत्री थे, हमारे मुख्यमंत्री को कहीं से जानकारी लगी कि इन्होंने पैसा कुछ गबन हुआ है, तो उन्होंने तत्काल उसका निष्कासन करा और उसको जेल भिजवाने का काम करा। चलिए, अब अगर आप भ्रष्टाचार को एक समस्या मानते हैं और भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर आप तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, पर ऐसा क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, और कहीं ना कहीं जो आपके मुख्य नेता हैं अरविंद केजरीवाल, कहीं ना कहीं उनपे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने करोड़ों का भ्रष्टाचार कर अपना घर, आलीशान घर तैयार कर रही है, तो इसको आप कैसे देखते? मेरा तो ये सोचना है, अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार आदमी है। स्वास्थ्य के लिए दिल्ली में बहुत अच्छा हम लोगों ने काम किया, और जो अच्छा काम किया वो स्वास्थ्य मंत्री आज जेल में है।
शिक्षा के क्षेत्र में हमने विश्व में बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्ड मिला, विश्व के लोग देखने आए। तो जिस शिक्षा के मंत्री ने हमारा बहुत अच्छा काम किया, आज वो जेल में है और इस देश की विडंबना है। और मैं भारत के जो आज न्याय करता है, जो मुख्य प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि कोई अगर अच्छा काम करे तो उसका अनुसरण करना हमारे देश की संस्कृति है। हमारी देश की संस्कृति है समभाव, हमारी देश की संस्कृति अपनाना। हमारी संस्कृति नफरत की संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति भेदभाव की संस्कृति नहीं है। कोई आदमी ने अगर शिक्षा में अच्छा किया है तो आप शिक्षा का मॉडल पूरे देश में लागू करिए। कोई ने अगर स्वास्थ्य में कुछ अच्छा करा है, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से, जिस भी माध्यम से, आप उनको जेल में डालने का काम नहीं कीजिए, आप उनसे अच्छा सीखिए। आप सीख लोगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, हम लोग बड़े ही होंगे, हमारा देश बड़ा होगा। अगर अच्छी चीजें हम सीखते जाएंगे तो हमारा देश बड़ा होगा। आज हम चंद्रयान पे पहुंचे हैं, इसलिए नहीं पहुंचे हैं कि कोई आज एक दिन की उपलब्धि है, कोई कांग्रेस की होगी, कुछ बीच के और लोग आए होंगे, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का, हमारे साइंटिस्टों का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, इसलिए आज आए हैं। संभाव की स्थिति रखें। भाजपा से एक ही कहना है, दिन सबके बदलते हैं। आज आपकी सरकार है, कल आप भी जाओगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आज आप ऐसी परिपाटी खड़ी करके जाओ कि वो परिपाटी द्वेष की हो, विद्वेष की हो। अब यहाँ पर सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में शुरू से जनता ने कांग्रेस या बीजेपी को मौका दिया है और भी कई अन्य संगठनों ने कई बार चुनाव लड़े लेकिन कभी जीते नहीं है। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी? मैं तो यहाँ की जनता को बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि जिस पे विश्वास करती है उस पे पूरा करती है। कांग्रेस निरंतर यहाँ जीतती रही, हमारे यहाँ से मंत्री भी रहे, 25 साल एकाधिकार रहा, उसके बाद में 15 साल से भाजपा का एक अधिकार है। लेकिन जब जनता जब मुंह मोड़ती है हमारे यहाँ की, तो पूरी तरह मुंह मोड़ लेती है, ये भी उसमें एक खासियत है। तो अब आम आदमी पार्टी पे जब विश्वास जताएगी और आम आदमी पार्टी करके बताएगी। हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, हमारा मुद्दा शिक्षा का है, हमारा मुद्दा स्वास्थ्य का है। जनहित के मुद्दों पे हम, कोई दूसरा काम करता है, कोई बोलता है, लेकिन हम काम करके बताते हैं और जनता हम पे विश्वास करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, अच्छी बात है। अगर हम हमारे क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं, चाहे वो खाद के लिए लंबी लंबी लाइन में लगने की समस्या हो, चाहे फिर फसल का सही भाव ना मिलने की समस्या हो, या फिर फसल बिक जाती है तो पैसा बहुत लेट आता है। अभी भी किसानों के मुंह का पैसा आज तक खाते में अभी तक नहीं आया है। तो आप किसानों की समस्याओं को कैसे देखते हैं? किसानों की समस्या, किसान पूरी तरह अपनी उपज पैदा करता है, लेकिन पूरी तरह मंडियों पे और सरकार पे निर्भर है। अब सरकार को उसमें चाहिए कि जो गरीब किसान, छोटा किसान, जो 5 एकड़ 10 एकड़ तक का किसान, 2-2 एकड़ का किसान, अगर उसका पैसा 5-5 महीने, 4-4 महीने, 3-3 महीनों में आएगा, तो उसने जो उपज बेची है तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये सरकार को बार बार सोचने की जरूरत है कि इतनी निर्दयी नहीं बने। अधिकारियों को सोचने की जरूरत है जो हमारे प्रशासन में बैठे हैं कि आप काम करिए, जिस काम के लिए आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, जिस काम के लिए आप बैठे हो, वो काम करिए आप। और सरकार में तो नेता, भाजपा के नेताओं को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी, और आम आदमी पार्टी में हम लोग तो कर ही रहे हैं, जा ही रहे हैं जनता के बीच में। बार बार नेताओं को ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग जब पद पे बैठे हैं, ताकत में बैठे हैं, तो जनता के हित में काम करिए, जनता को दबाने का काम मत कीजिए। हम आपको देख रहे हैं कि आप किसानों की समस्या लगातार उठाते रहते हैं और नहर के पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। टेल क्षेत्र के किसानों को नहर का पानी नहीं मिलता, जिसके कारण उनकी फसल खराब हो जाती है। अगर आपको मौका मिलता है और जनता आपको चुनती है तो नहरों में सभी को पानी मिले, इसके लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? 5 साल पहले तक हमारी नहरें कच्ची थी, अब वो लगभग 80% पक्की हो चुकी है। तवा परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसने हमारे क्षेत्र को एक वरदान दिया है। वरदान ऊपर वाले ने तवा डैम के रूप में हमको दिया है, उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बुराई है, विडंबना है, कमी है। नहरों का पानी टेल क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए, वो भी किसान है, उनको भी उतना ही उपयोग मिलना चाहिए जो ऊपर हेड वालों किसानों को मिलता है। क्या कमी रह रही है? कमी एक ही है कि जो अब हमारा ये नहर का पक्की हुई नहरें, उस समय जो डिजाइन तैयार हुआ और जो डिजाइन तैयार हुआ उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है। ठेका प्रवृत्ति, जब से हम देने लगे, प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया, इंजीनियर्स उनके सब उनके,
हमारे इंजीनियर जो गवर्नमेंट के इंजीनियर्स होते हैं वहां पे शायद उन्होंने उचित चेक नहीं किया। मैं देखता हूँ लेवल्स कई जगह ऊंचे नीचे हैं। मेन कैनाल पक्की होने के बाद में हमारे टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचना था, लेकिन अब और उल्टा हो गया है। पहले टेल क्षेत्र में 3 पानी गेहूं में नहीं मिलता था तो 2 पानी मिलता था, अब वहां पे 1 पानी भी नहीं मिलता है। लोग अपने साधनों से सिंचाई कर रहे हैं। तो ये कारण हुआ है पक्का, जब पक्की हमारी नहरें हुई उस समय जो चूक हुई उसके कारण पूरी हमारी तवा परियोजना जो एक बहुत सुंदर परियोजना थी उसको फेल परियोजना के रूप में बना दिया गया, और उससे हमारे टेल क्षेत्र के किसान परेशान हैं। हमारे को मौका मिलता है तो हम सबसे पहले हेड के सारे गेज चेक करवाएंगे, उसमें जो त्रुटियां हैं उसको पूर्ण करवाएंगे और टेल टू हेड की व्यवस्था करवाएंगे, जिससे किसानों को, सभी किसानों को एक परस्पर बराबर पानी मिल सके। टेल क्षेत्र के किसान ये आरोप लगाते हैं कि हमारे हिस्से का जो पानी है वो हरदा को दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र का जो पानी है वो हरदा जा रहा है और यहाँ के नेता जो है कुछ कर नहीं रहे हैं? क्या सोचते हैं? गेज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसीलिए गेज की बात कर रहा हूँ कि गेज में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, और गेज की त्रुटि होने से हमारे हिस्से का पानी हरदा जा रहा है, ये तय बात है। क्यों? अगर हमारे हिस्से का पानी हम ही को मिलता और पक्की नहरें हो गई हैं, पक्की नहरें होने से उसका फ्लो वेलोसिटी तेज हुई है, उसकी पानी की स्पीड तेज हुई है, तो वो पानी जो एक दिन में 3 किलोमीटर चलता था अब वो पानी 7 किलोमीटर चलना चाहिए, तो हमारे टेल तक पानी पहुंचना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो गेज की मैं बात कर रहा हूँ, मुख्य नहर में, हमारी मुख्य नहर में जो गेज की कमी आई, जो कहीं गलती हुई है और उसके कारण हरदा को ज्यादा पानी जाता है, ऐसा मेरा भी सोचना है, मेरा मानना भी है। और अनुभव जो मैं यहाँ 7 साल से खेती करता आ रहा हूँ उससे यही अनुभव मैंने भी लिया है कि हमारा हिस्से का पानी केवल गेज कम ज्यादा होने से दूसरे क्षेत्र में जाता है। एक बड़ी समस्या बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार की तलाश में। तो आपको अगर मौका मिलता है, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सत्ता में आती है, तो बेरोजगारी को खत्म करने को लेकर क्या प्रयास करेंगे आप? बेरोजगारी, मैं तो ये सोचता हूं कि आज भारत की आबादी में 42% आबादी यूथ की है, जो बिल्कुल यूथ है, और उस आबादी का अगर हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे देश के रूप में, उसको रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो हम जो विकसित राष्ट्र और प्रथम राष्ट्र बनने की जो कल्पना करते हैं 2050 तक, हमारे भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं देश के, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं। तो हम उस आबादी का अगर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो वो आबादी क्या करेगी? वो नशे की तरफ जा रही है, वो जाएगी, उसको धकाया जा रहा है। आप यहाँ पे रोजगार तो दे नहीं पा रहे हो, लेकिन गांव गांव आपने शराब की दुकानें जरूर पहुंचा दी हैं, ठेले आप पहुंचा दिए हैं। आप जो भी नशीली वस्तुएं जो यहाँ पे नहीं थी अब वो पहुंच गई हैं। आप एक तरफ रोजगार नहीं दे रही सरकार और दूसरी तरफ हम उन बेरोजगारों की तरफ नशा धकेल रहे हैं। हम हमारी एक पीढ़ी को पूरी बर्बादी की तरफ, मैं देख रहा हूँ इस समय कि हम लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। आपने जैसा पूछा हम आएंगे तो क्या करेंगे? हम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो कृषि संबंधित रोजगार हैं, जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, उनको यहाँ स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जो गुजरात का एक पैटर्न है, या साउथ में हमारी कुछ अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, ये कृषि से संबंधित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे आइडियाज लेके उनसे किस प्रकार अच्छा करे जा सकते हैं, हम हमारे क्षेत्र में डेवलप करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? कांग्रेस के टाइम पे चोरी होती थी, भ्रष्टाचार होता था, भाजपा के टाइम पे लूट हो रही है, खुली लूट हो रही है। आप मेरी बात ना माने तो इनके घर उठा के देख लीजिए, भाजपा वालों के 20 साल पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, और आम आदमी का घर उठा के देख लीजिए, 20 साल पहले था, आज कैसा है। मैं तो नसीहत देना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ इन लोगों को कि राजनीति सेवा का अवसर है, जीवन जीना। आपने राजनीति में जो लोग आए हैं तो राजनीति सेवा के लिए करेंगे तो बेहतर होगा। राजनीति अगर पेट पूजा, परिवार पालन के लिए करें तो और कुछ करिए, नहीं तो देश बिगड़ेगा, समाज बिगड़ेगा, क्षेत्र बिगड़ेगा। आप लोग पलायन कीजिए राजनीति से तो हमारा क्षेत्र का आदमी पलायन नहीं करेगा। इनको पलायन करवाइए, क्षेत्र की जनता से हम कहते हैं, तो हम लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये लोग अपना घर भर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं।
धर्म आधारित राजनीति कर रहे हैं, जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं। हमको जबकि राजनीति करना चाहिए शिक्षा की, स्वास्थ्य की, आम जनों तक सुविधाओं की, कैसे अच्छा माहौल बने, कैसे अच्छी व्यवस्था हो। हम बात करते हैं चांद पे पहुंचने की, पहुंच गए। वो कुछ वैज्ञानिक हमारे पढ़े लिखे होंगे, कुछ हमारे पुराने लोग पढ़े लिखे होंगे, कुछ अच्छा माहौल बना होगा, तब जाके आज हम चांद पे पहुंचे। अगर आज हम अच्छा नहीं करेंगे, हमारे शिक्षक जो हमारे बच्चे हैं इन तक अच्छी शिक्षा, और हमारे जो आम जन इन तक अच्छा स्वास्थ्य और सुविधाएं नहीं देंगे, तो आज अगर हम पीछे रह गए तो इसका परिणाम 10-20 साल बाद मिलेगा। हमारे पूर्वजों ने जो अच्छा करा तो आज हम चांद पे पहुंच गए। आज हम अच्छा करेंगे तो हम और ऊपर पहुंचेंगे। और अगर ये स्थिति में काम करेंगे, रेत खदानों पे काम करेंगे, भ्रष्टाचारी का काम करेंगे, तो हम लोग शायद पाकिस्तान, श्रीलंका की तर्ज पे पहुंचेंगे। तो ये तय तो नेताओं को भी करना है, जनता को भी करना है, आपको भी करना है, मुझको भी करना है। 2023 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वचन पत्र कैसा रहेगा? वचन पत्र, माननीय केजरीवाल जी सतना अभी आए थे, 10 सूत्री वचन पत्र उन्होंने वहां पे दिया, और अभी उनकी अगली मीटिंग रहेगी, वहां पे वचन पत्र रहेगा। वचन हमारा शिक्षा का है, वचन हमारा स्वास्थ्य का है, वचन गरीबों के लिए हमको रोजगार की गारंटी का है, और जो हम वचन देते हैं उसको गारंटी देते हैं, उसको निभाने का प्रयास करते हैं। मुख्य मुद्दे मेरे ख्याल से हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली। आज जो किसान जैसे क्षेत्र है, मान लो नहर है, नहर नहीं मिल पा रही, तो उन किसानों ने अपनी सुविधा के हिसाब से बोर करवा लिए, तो उसको अब बिजली चाहिए। अगर हम बिजली की भी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, आज सरकार 10 घंटे बिजली की गारंटी देती है, मध्य प्रदेश शासन, लेकिन बिजली मिलती 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। तो बाकी की बिजली चोरी क्यों हो रही है? जब किसान एक धोखे से कभी एक मोटर की जगह 2 मोटर डाल लेता है और कोई उसको आके पकड़ लेता है, तो बिजली की चोरी कहलाती है भी वो चोरी। लेकिन हमारी बिजली जो चोरी हो रही है, हमारे क्षेत्र की जो बिजली चोरी हो रही है, जो 10 घंटे हमको बिजली मिलना चाहिए और 5-5, 7-7 घंटे मिल रही, तो जब बची हुई जो बिजली है वो चोरी हो रही, उस चोरी को कौन पकड़ेगा? उन लोगों को कौन शिक्षा लगाएगा? मुझे लगता है उसको शिक्षा किसानों को, जनता को लगाना चाहिए। सरकार तो लगाएगी नहीं। तो किसानों को समझना चाहिए कि हमारी जो चोरी हो रही है, इसको आने वाले चुनाव में हम पकड़ें, और पकड़ने के बाद में बदलाव करें, तो वो चोरी पकड़ाएगी और उसका फिर निराकरण हम लोग देंगे। आम आदमी पार्टी आएगी तो 10 घंटे नहीं, हम प्रयास करेंगे कि जैसे पंजाब में हमने करा 24 घंटे बिजली, तो हम 24 घंटे बिजली यहां भी देने का प्रयास करेंगे। आज दिल्ली में, यहां से मध्य प्रदेश से बिजली दिल्ली सरकार खरीद रही है, और उसके बावजूद वहां बिजली 300 यूनिट तक फ्री दे रही है, और उसके बाद में जो भी 4 रुपीज पर यूनिट दे रही है, 4.5 रुपीज पर यूनिट, और हम यहीं पे पैदा करके 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए बिजली की यूनिट दे रहे हैं। तो ये हम लोगों को, किसानों को और आम आदमी को सोचना चाहिए कि हम लोगों को सुविधाएं चाहिए, तो ऐसे लोगों को चुने जो सुविधाएं भी दें, बेहतरी की और काम भी करें। आपकी पार्टी मध्य प्रदेश में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? मध्य प्रदेश में हमारा चेहरा केजरीवाल जी हैं, भगवत मान जी हैं, जिन्होंने करके दिखाया है। आज हमारे पास वही 2 प्रमुख चेहरे हैं, और वो दिल्ली में भी उन्होंने करके दिखाया है, पंजाब में भी करके दिखाया है, और हम उन्हीं के चेहरे पे मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ प्रदेश में हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्षा हैं रानी अग्रवाल जी, जो कि वर्तमान में सिंगरौली से मेयर भी है। हमने पहला देश में मेयर जीता था, उसके बाद अभी हम दिल्ली में बने हैं, मेयर वहां पे भी हमारा है, लेकिन देश का प्रथम मेयर आम आदमी पार्टी का हमने सिंगरौली में जीता, और वही हमारी प्रदेश अध्यक्षा भी है। उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे। शिवराज सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए देना शुरू कर दिया है। कमलनाथ कह रहे हैं अगर उनकी सरकार बनती है तो 1500 रुपए महीना देंगे। तो क्या आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं को लेकर कोई योजना सोची है क्या? आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। दिल्ली में, पंजाब में, शिक्षा से लेके बसों तक उनका आना जाना फ्री है। वहां पे रोजगारी भत्ता भी दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता। यहां भी हम लोग करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि आप चुनाव के पहले सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। सरकार जो करना चाहिए वो ठीक नहीं कर रही है। सरकार, ये काम आपको सरकार में आने के तुरंत बाद करना था। चुनाव के पहले क्यों कर रहे हो आप? चुनाव के बाद करना था आपको, तो 5 साल यहाँ की जनता को तो लाभ मिलता। आप आज कर्ज ले लेके जनता में पैसे बांट रहे हो,
एक एक हजार रुपए दे रहे हो, तो जा तो हमारी बहनों को रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने आप को सक्षम बना के, जब 1,000 नहीं 3,000 रुपए दो ना हमारी बहनों को, लेकिन आप सक्षम बनो, पहले क्षेत्र को पूरा सक्षम बनाओ, मध्य प्रदेश को सक्षम बनाओ। आपने 3 लाख करोड़ रुपए लगभग उधार ले, 3,30,000 करोड़ रुपए उधार ले लिया है, और उसके बाद आप पैसे बांट रहे हो, तो पैसे बांट रहे हो, बहनों को दे रहे हो, वहां तक अच्छी बात है। मेरा मानना 1,000 नहीं 5,000 दो, लेकिन सक्षम बन के दो। घर उजाड़ने का काम मत करो, घर बिगाड़ने का काम मत करो। उधारी पे चल के आप अगली पीढ़ी को बर्बाद करके जाओगे। मेरा यही कहना है कि बहनों को जा रहा है पैसा, 1,000 कांग्रेस दे, 15,000 बीजेपी दे रही है, 1,500 कांग्रेस दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा के साथ साथ उनको रोजगार भी दो। बहनों के लिए तो कर दिया आपने, भैया के लिए क्या कर रहे हो? आपके जीजा के लिए क्या कर रहे हो? जीजा को तो आपने भैरव बना दिया, आजकल वीडियो भी देखते हैं भैरव जीजा, तो जीजा को तो भैरव बना दी, तो कुछ भैरव बाबा की भी कुछ सोचो। उसको तो आपने लंबी लंबी लाइनों में लगा रहे हो, खेती कर रहा है, रात इंदारे जाता है, उसको बिजली नहीं मिल रही, सड़कों में उसको जा रहे हैं तो सड़कों पे गड्ढे हैं, बच्चे उसके शिक्षा उसको फ्री में मिलना चाहिए, तो वो बच्चे उसको अपनी आमदनी के बहुत बड़ा पैसा शिक्षा में लगाना पड़ रहा है। सबके लिए सोचना पड़ेगा। फ्री बांटना एक अलग व्यवस्था है, लेकिन कैसे आ रहा है, कैसा उसका समायोजन हो, उधारी से ना आए, स्थिरता से आए, ये स्थिर रहे, ये हमेशा मिलना चाहिए। अगर हम आय बढ़ाएंगे तो ये इन लोगों को हमेशा मिलेगा, नहीं तो चुनाव तक मिलेगा, चुनाव के बाद नहीं मिलेगा। अगर हम छोटे व्यापारियों की बात करें, चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो या छोटे हाट बाजार वाले हो, फेरी वाले हो, महंगाई के कारण ये लोग काफी परेशान हैं। इन्हें अपने घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनकी कमाई से ज्यादा इनके खर्चे रहते हैं, जिसके कारण ये अपने बच्चों को अच्छे स्कूल तक में नहीं भेज पाते हैं। तो महंगाई की समस्या को आप कैसे देखते हैं? महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, और मैं उसी रूप में देखता हूँ कि महंगाई अगर है तो उससे बहुत सारी हम लोगों को दिक्कतें आएंगी। गरीब आदमी, फेरी वाला, मजदूर वर्ग आज कमा भी रहा है, लेकिन महंगाई के कारण वो अपने घर पैसा भी नहीं दे पा रहा। फेरी वाला दिन भर घूमता है, 500-800 रुपए, 1,000 रुपए भी अगर कमाएगा तो उसका उसमें खर्चा भी रहता है। घर अगर वो पैसा नहीं दे पाएगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? उस चूल्हे को जलाने के लिए सरकार क्या करती है कि किसानों की जो उपज है उसको कंट्रोल करने के प्रयास करती है कि मिडिल क्लास को और गरीब को सस्ता अनाज मिले, गेहूं मिले, चना मिले, इसलिए सरकार उस पर कंट्रोल करती है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप किसानों को भी मार रहे हो, और इन लोगों को आप, अगर इन लोगों की आमदनी आप बढ़ा दोगे तो अपने आप वो खर्च करने की स्थिति में आ जाएंगे। आप आमदनी बढ़ा नहीं रहे हो। शिक्षा, गरीब आदमी भी चाहता है कि मेरे बच्चे शिक्षित हों, अच्छे स्कूल में पढ़ें, और वो उसके लिए प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में अगर जो सुविधा फ्री में, मुफ्त में हो सकती है, एक अच्छी सुविधा, उसके लिए वो हजारों रुपए खर्च करके प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, फिर उनकी ट्यूशन भी लगवा रहा है, तो शिक्षा महंगी हो गई उसकी। बच्चा को वो भी पढ़ाना चाहता फेरी वाला, उसका भी हक है कि अपने बच्चों को पढ़ाए। हम देखते हैं कि कई फेरी वाले, जूते चप्पल सिलने वाले, रिक्शा चालक, इनके बच्चे कलेक्टर कैसे बने? इन लोगों ने पढ़ाया लिखाया, उन पे पैसा लगाया, तब तो बने। लेकिन हर परिवार वैसा नहीं कर पाता है। सरकार से यही कहना है, सोचना है कि ये जो हमारा न्यूनतम वर्ग है, यही देश को चला रहा है, यही देश की मुख्य लाइफलाइन है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हम लोग आते हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देके इनका जीवन आसान किया जाए, इनकी जिंदगी को कैसे आसान किया जाए, उस पर हम लोग काम करेंगे। दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं, पंजाब में हम लोग कर रहे हैं। जो मुफ्त चिकित्सा हम लोग दे रहे हैं, उसका मतलब ये है कि 100 रुपए से लेके 50 लाख तक का भी अगर आपका कोई खर्चा आता है तो वो मुफ्त है। उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो इन्हीं गरीब तबके को होता है। ये घुट घुट के नहीं मरते हैं, ये अस्पताल पहुंचते हैं, उनकी सारी जांचें मुफ्त हैं, सारा इलाज मुफ्त है। जब उन शिक्षा हमारी मुफ्त है, बिजली हमारी मुफ्त है, तो जो पैसा आप जो आप 500-700 रुपया या 1,000 रुपये दिन का कमा रहे हो, उसको आपको कहीं नहीं लगाना। वो पैसा आपकी सेविंग है, उसको फिर जिस रूप में आप घर में लगा सकते हो लगा दो। ये बहुत बड़ा काम आम आदमी पार्टी कर रही है, और इसीलिए निरंतर
जीतती जा रही है दिल्ली में, और जिस दिन मध्य प्रदेश में आएगी उस दिन यहाँ भी जीतती जाएगी, और फिर जनता खुद ही निर्णय करेगी, जैसे आज दिल्ली की कर रही है, पंजाब की कर रही है। अभी आपने बताया कि दिल्ली में चिकित्सा फ्री दी जा रही है आपकी पार्टी के द्वारा, लेकिन हम सिवनी मालवा की अगर चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ अस्पताल तो बहुत अच्छा बना दिया गया है, लेकिन डॉक्टरों की काफी कमी है, मशीनों की काफी कमी है। अगर कोई मरीज बीमार होकर अस्पताल पहुंचता है तो उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया जाता है, जहां जिला चिकित्सालय पहुंचने से पहले ही कई बार मरीजों की जान चली जाती है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो सिवनी मालवा में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था बनाने के लिए क्या प्रयास होंगे आपके? मैं जो देखता आया हूँ विगत वर्षों से कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों पे हमको पैसा खर्च करने की जरूरत है, और चिकित्सा पे तो मुख्य रूप से जो कई सारी योजनाएं सरकार की ऐसी हैं जो केवल पैसा खाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए बड़े बड़े अधिकारी नेता चलाते हैं। वो योजनाएं जब बंद हो जाएंगी और उस मद का पैसा, पूरा का पूरा पैसा चिकित्सा के लिए उपयोग में आ जाएगा, तो हम अच्छे डॉक्टर्स भी रख सकते हैं, अच्छे हम और इंस्ट्रूमेंट्स भी रख सकते हैं, मशीनरीज रख सकते हैं। यहीं के हमारे चिकित्सक बहुत अच्छे हैं, मैं भी कई चिकित्सकों से, डॉक्टर्स से परिचित हूँ, बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि उनके पास मशीनरीज नहीं है तो वो रिस्क नहीं ले पाते हैं। रिस्क जब नहीं ले पाते हैं तो वो रेफर कर देते हैं। मशीनरीज होशंगाबाद में, कई बार तो ये होता है कि होशंगाबाद एक जिला चिकित्सालय होने के बावजूद कुछ केसेस ऐसे आते हैं, हार्ट के केस आए, ब्रेन हेमरेज के केस आए, तो वो तुरंत भोपाल रेफर करते हैं, और इसी दौरान या तो सिवनी से होशंगाबाद या होशंगाबाद से भोपाल जाने में हमारे मरीजों की मृत्यु हो जाती है। बात वहीं पे आगे घूम फिर के भ्रष्टाचार और पैसा, अगर सही मदों में हमारा पैसा उपयोग होगा, स्वास्थ्य विभाग का जो बजट है जो कम होता जा रहा है उसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है, कई सारे रोगों से हमको लड़ने की आवश्यकता है, और गलत जो भ्रष्टाचार में पैसा जा रहा है उसको चैनलाइज करके हम सही जगह पैसा लगाएंगे, भ्रष्टाचार ना होगा तो हम यहीं पे अच्छे डॉक्टर्स ले आएंगे। अभी भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, इन्हीं से अच्छी मशीनरीज के द्वारा हम काम करवा सकते हैं, और मुझे लगता है कि एक बेहतर अस्पताल बनाए, उसी प्रकार हम बेहतर यहाँ पे व्यवस्था दे पाएंगे। आपके क्षेत्र में जातिगत समीकरण किस प्रकार के हैं? जातिगत समीकरण हमारे सिवनी मालवा क्षेत्र में सभी समाजें मिली-जुली समाज हैं, और कोई एक समाज नहीं है। यहाँ पे वर्चस्व में सभी समाजें मिलजुल के रहती हैं, समभाव से रहती हैं, और बड़ा अच्छा समीकरण, जाति समीकरण मैं तो कभी देख नहीं पाया यहाँ पे कि कोई जाति आधारित यहाँ पे राजनीति होती हो। हाँ, समाज में कोई यार दोस्त रिश्तेदार है तो वहाँ की राजनीति तो चलती है, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, वो समाज से ज्यादा योग्यता पे या पार्टी पे देखती है। जैसे विगत दिनों कांग्रेस को देखती आई, तो समाज ने साथ दिया हो ना दिया हो, लेकिन कांग्रेस को लोगों ने दिया कि कांग्रेस की तरफ मूड था लोगों का। भाजपा तरफ है तो भाजपा को देख रही है, समाज तो एक अपनी तरफ है। आम आदमी पार्टी आएगी तो उसमें सभी समाज मिलजुल के हमको वोट करेंगे, कोई एक समाज से तो कोई जीत नहीं सकता, किसी एक विशेष समाज से। सभी समाज का योगदान जिताने के लिए और सभी समाज का योगदान विकास के लिए, क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, मेरा तो यही मानना है। शिक्षा में जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे हमें मानसिकता में भी आगे बढ़ना है। जात पात धर्म ये हमें अगर पीछे ले जाने का काम करते हैं तो इनको हमको एक साइड रखना पड़ेगा और विकास की राजनीति हमको करना पड़ेगा। तो ये जात पात की बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ, और इससे मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमारी पार्टी तो बढ़ी चुकी है, मैं भी आगे बढ़ चुका हूँ, और हमारा क्षेत्र भी निश्चित रूप से हमारे साथ आगे आएगा इसी रूप में। बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त हिंदुत्व की बात करती है, तो धार्मिक समीकरण को लेकर आपकी सोच क्या है? मैं तो यही मानता हूँ कि धर्म सबका भारत माता है, संविधान सबका भारत माता है। आज ही भगत सिंह जी की फोटो, भारत माता की फोटो लगी है। हम मन में आज यही सोचते हैं कि अगर हमारा धर्म, तो मेरा हिंदू धर्म से मैं हूं, कोई दूसरे धर्म से आता है, लेकिन भारत में तो सभी लोग रह रहे हैं। अगर सभी लोग रह रहे हैं तो हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलेंगे तो हमारा ये देश बचेगा, ये राष्ट्र बचेगा, जिसकी हम राष्ट्र की बात करते हैं। हम अगर कल्पना करें लोगों को आपस में लड़वाने की, तो सबसे आसान काम तो है लड़वाना, सबसे आसान काम है आग लगाना, घी डालना, तेल डालना, लेकिन सबसे कठिन काम है कि सब लोगों को लेके चलना, समाहित होके चलना और देश का विकास करना। ये पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि तत्काल की राजनीति करने के लिए तो आप लोग आग लगा देते हो, दंगे करवा देते हो, भड़का देते हो,
लेकिन अगर लंबा आपको देश का, राष्ट्र का विकास चाहिए, आपको अगर अमेरिका देखने बनना का सपना आप देखते हो, आप चांद पे जा चुके हो, अगर आप और उससे आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबको समाहित होके एक राष्ट्र की बात करना चाहिए, राष्ट्र निर्माण की। राष्ट्र निर्माण तभी हो सकता है जब हम संविधान के हिसाब से चले। आप संविधान को तो मान नहीं रहे और बात करते हो जात पात धर्म की। धर्म क्या बोलता है? हर धर्म ये बोलता है कि अच्छे से रहो, खुशी से रहो, प्रेम से रहो। हर धर्म ये बोलता है। अगर कोई दूसरा धर्म गलत बोलता हो तो बताइए। हर धर्म में अच्छे लोग हैं, हर धर्म में बुरे लोग हैं, लेकिन राष्ट्र की कल्पना जब हम करते हैं, तो जब राष्ट्र की बात होती है, तो राष्ट्र में जो है वो सभी हैं। यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जाति हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। कल को भाषाएं पे लड़ाई होंगी, आज धर्म पे हो रही है, पहले भी होती आई है। हम दक्षिण में देखते हैं भाषा के आधारित लड़ाई होती गई है। तो ये देश के लिए अच्छा थोड़ी है भाषा पे आधारित हो, जात पे आधारित, धर्म पे आधारित हो। राजनीति करने वाले कर जाएंगे, देश पीछे रह जाएगा। अभी भी वही हो रहा है। धर्म के आधार पे वोट पड़ रहे हैं, नहीं पढ़ते हो तो दंगे करवा दो, सबसे आसान काम। तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। कब तक करोगे? कभी तो कभी पब्लिक समझेगी, समझ भी रही है, जवाब भी देगी। लेकिन उस तब तक क्या होगा? तब तक ये होगा कि आप देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। अगर कोई हिंदू प्रधानमंत्री बना है इस देश का, तो मेरे ख्याल से सारे हिंदुओं को खुश रहना चाहिए, उनके पास रोजगार होना चाहिए, उनके घर में चूल्हा चक्का आटा सब होना चाहिए, उनको शिक्षा फ्री होना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं हो रहा। मतलब ये पूरी धर्म की राजनीति, कोरी राजनीति है। अगर धर्म की राजनीति सच्ची राजनीति होती, तो इस देश में इस देश का जो प्रधानमंत्री है या इस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो जिस धर्म से है, उस धर्म का हर व्यक्ति सुखी रहना चाहिए था, हर किसान उस वर्ग का सुखी होना चाहिए था। पर ऐसा हो रहा है क्या? केवल कोई राजनीति का कारण है। पब्लिक समझेगी, कुछ आज समझे, कुछ कल समझेंगे, और जिस दिन समझेंगे उस दिन ऐसे लोगों का भांडा फोड़ होगा, और जिस दिन भांडा फोड़ होगा उस दिन ये लोग कभी भविष्य में राजनीति भी नहीं कर पाएंगे। ये भी तय बात है। गुमराह करने की राजनीति, देश को बर्बाद करने की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, हम लोग चांद पे आज जा रहे हैं, तो हम लोग आने वाले समय में, हमारी पीढ़ियां और हमारे लोग समझेंगे, हमारा यूथ समझ रहा है कि आज हमको रोजगार चाहिए, आज हमको स्वास्थ्य चाहिए, आज हमारे परिवार के लिए हमको अच्छे काम करना है। रोजगार नहीं मिलेगा, आज आपको रोजगार नहीं मिले तो आप घर में क्या दोगे? मैं आज रोजगार नहीं मिले तो मैं कौन से कोरे धर्म की आधारित राजनीति कर लूंगा? आप शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, काम दीजिए, रोजगार दीजिए, उसके बाद जिस धर्म की जो बात करना हो करिए। पहले मूलभूत समस्याओं की बात करिए, मूलभूत समस्याओं पे काम करिए। मैं यही बोलना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को भी, और जो कोरी राजनीति यहां कर रहे हैं धर्म की, उन लोगों को भी यही कहना चाहता हूं कि आप देश को आगे ले जाने का काम करें, पीछे ले जाने का काम नहीं करें। धर्म हमारा हमको आगे ले जाने की शिक्षा देता है। कोई भी धर्म किसी से लड़ाने की शिक्षा नहीं देता, कोई धर्म किसी को मारने की शिक्षा नहीं देता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बिल्कुल सरासर गलत करता है, वो कोई भी धर्म हो। हम लोग को राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए, और उस एकजुट जाम में कोई भी आदमी किसी के धर्म का हो, वो अगर गलत करता है तो न्याय बैठा उसके साथ न्याय करने के लिए। अगर कोई अन्याय करता है, न्याय के हिसाब से आप लोग काम करें। ये देश विकास नहीं, विकसित नहीं, विकासशील नहीं, बहुत आगे बढ़ेगा। अमेरिका, चाइना कहीं नहीं लगते हमारे आगे, इतनी हमारे मेन फोर्स में ताकत है। आज जब हम चांद पे पहुंच रहे हैं, अमेरिका में जाके नासा में हमारे 12% हमारे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, अन्य नौकरियों में हमारे विदेश में जाते हैं। क्यों जा रहे हैं वहां पे? क्यों हम लोग यहाँ पे उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और वो वहां जाके काम कर रहे हैं। यहाँ दीजिए रोजगार, यहाँ उनको मौका दीजिए। यही देश विकसित कैसे नहीं होगा? धर्म आधारित राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अभी हाल ही में शिवपुर को तहसील का दर्जा मिला है, जिसके बाद से ही कुछ लोग इससे खुश हैं, कुछ लोग खुश नहीं है। लगातार तहसील कार्यालय में ज्ञापन हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे गांव को सिवनी मालवा में ही जोड़ा जाए, हमें शिवपुर में नहीं जाना। तो इसको आप कैसे देखते? शिवपुर तहसील बना, उसके लिए तो बधाई है। और जिन लोगों को दिक्कत है वो व्यावहारिक दिक्कत है। अभी भी मेरे साथ कुछ साथी आपके पहले बैठे हुए थे, हम लोग ने कुछ चर्चा करी, तो वो यही चर्चा थी। मेरा भी ये मानना है कि जिन लोगों की कनेक्टिविटी सिवनी से ज्यादा है, उन लोगों का निश्चित रूप से सिवनी मालवा रहना चाहिए था, क्योंकि जिसका रोजमर्रा का आना जाना, जिसका बैंकिंग सिवनी मालवा में, बैंक सिवनी मालवा में, थाना सिवनी मालवा जिसका लग रहा है, और अन्य उसको खेती बाड़ी के काम के लिए सिवनी मालवा आना पड़ रहा है, तो वो अगर शिवपुर जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं उल्टा पड़ रहा है। तो उसके साथ व्यवहारिक दिक्कत तो है। नशा एक बहुत बड़ी समस्या है।
युवा भी नशे की ओर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण उनका भविष्य खतरे में है। तो नशे की समस्या को कैसे? सरकार विफल है, प्रदेश सरकार। और ये सरकार, अगर ये काम अंग्रेजों ने करा था कि भारत में ओपियम पैदा करते थे, भारत में गांजा पैदा करते थे और चाइना में सप्लाई करते थे, अफगानिस्तान में पैदा करते थे, चाइना में सप्लाई करते थे। एक पीढ़ी को चाइना की अंग्रेजों ने विनाश करा, रोके रखा। क्यों रोके रखा? किससे रोके रखा? नशे से। आज हमारे देश के नेता, हमारे देश के जो कायाकल्प करने वाले, जिनको हम विधायक सांसद चुनते हैं, वो कहां सो गए? आज वो देखें कि हम लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारे जो बच्चे हैं, उनको नशे की गिरफ्त में आप लोग नहीं रोक पाओगे तो आने वाले भविष्य में हम लोग भी गुलाम हो जाएंगे। मानसिकता गुलामवश बन जाएगी। जब हम सोच ही नहीं समझ पाएंगे, हमारे बच्चे सोच समझ नहीं पाएंगे। सबसे युवा आबादी की आप बात करते हो, और वो युवा आबादी कहाँ जा रही? नशे की ओर। कैसे राष्ट्र का निर्माण करोगे? धर्म की राजनीति करते रहो, धंधे बन गया है आप लोगों का। इन पे काम करो। हमारी पार्टी, हमारी सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप से जो अवैध शराब, गांजा तस्करी, इन पे काम करेंगे। हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन तस्करों के लिए काम नहीं करेगा जो आज कर रहा है। हमारा प्रशासन इनको रोकने के लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा। और जिस दिन आज जो प्रशासन है यही खड़ा हो जाए जनता के लिए, तो कौन की मजाल है कि एक दुकान भी खोल के बेच दें, कहीं पे दारू भी बेच के देख लें या कहीं पे गांजा बेच के देख लें, यही प्रशासन खड़ा हो जाए। प्रशासन इसलिए मौन है कि उनसे ऊपर वाले, उनके जो सीनियर्स हैं, वो पैसा मांगते हैं। जब उनसे पैसा मांगेंगे तो उनकी तो मजबूरी है, कहां से पैसा लाएंगे? ये अवैध कारोबार इसीलिए फल फूल रहा है। राजनीति क्योंकि साठगांठ से फैल रहा है। मध्य प्रदेश शासन पर करोड़ों का कर्जा है। अगर आपकी सरकार बनती है तो फिर आप ऐसे में विकास कार्य कैसे करेंगे, कर्जे में दबे हुए? ये बात आपने सही कही। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो शायद 45 या 47 हजार करोड़ का कर्जा था। आज वो 3,30,000 का हो गया है। तब भी कर्जा था, तब विकास नहीं हुआ। इन्होंने कर्ज लेते गए, कुछ विकास दिखता है, और विकास के साथ साथ इनका घर का जो विकास हो वो ज्यादा दिखता है। पार्टी में जो भाजपा आई है तब से इनके घर ज्यादा अच्छे दिखते हैं, इनके नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, इनका विकास हुआ है। तो जो पैसा विकास के लिए आया था उसको इन लोगों ने मिल बांट के, साठ गांठ करके आपस में अधिकारी और नेताओं ने खाया, और इस देश की जनता के ऊपर, प्रदेश की जनता के ऊपर कर्ज लाद दिया। हमारी सरकार अगर आती है तो सबसे पहले तो हम इस भ्रष्टाचार को रोकेंगे, और भ्रष्टाचार से बचा हुआ पैसा है उसको आम पब्लिक में लगाएंगे, वहां से रेवेन्यूज जनरेट करेंगे। जब हमारे यहाँ व्यापार आएगा, आज हमारे मध्य प्रदेश में व्यापार क्यों नहीं आ पाता? मुख्यमंत्री जी जगह जगह समिट करते हैं, मुंबई जाते हैं, विदेश जाते हैं, विदेश जाके झूठ बोलना पड़ता है कि वॉशिंगटन से अच्छी सड़कें तो मध्य प्रदेश की। वहां जाके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बेमुस्कुराते हैं तो मुस्कुराते, पीछे वाले अधिकारी अलग से मुस्कुराते हैं, वे मंद मंद मनी मन मुस्कुराते हैं कि साहब हमारे कितना अच्छा झूठ बोल रहे हैं। लेकिन झूठ बोलने से तो काम नहीं चलेगा। सड़कें हमको देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देना पड़ेगा, बिजली हमको देना पड़ेगा, कुछ व्यापारियों को न्यूनतम सुविधाएं देना पड़ेगा। मैं इटारसी गया था तो हमने इटारसी में बोला ये बात कि इटारसी जैसा शहर जहां पे भारत का एक जंक्शन बना हुआ है, जहां पे सबसे अच्छा हम व्यापार खड़ा कर सकते थे, अच्छी इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकते थे, आज वहां कुछ भी नहीं है बड़ी इंडस्ट्रीज जैसा। तो ऐसी जगहों को हम लोग चिन्हित करके यहाँ पे अच्छी इंडस्ट्रीज लाने का प्रयास करेंगे। वो इंडस्ट्रीज कब आएंगी? जब बड़े उद्यमी जो विश्व के या भारत के हैं वो हमारे पे विश्वास जताएंगे। विश्वास कब जतेगा? जब हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, उनको सुविधाएं देंगे। तो आखिर में जाके मूल जड़ हर चीज में आपको दिखेगी भ्रष्टाचार। हम उस पर नियंत्रण करेंगे और इन्हीं सुविधाओं के साथ में हम यहाँ पे काम करके दिखाएंगे। आपके क्षेत्र के अगर विधायक की बात की जाए तो पिछले चुनाव में इन्होंने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हो पाए? मुझे तो नहीं लगता कुछ भी वादे पूरे हुए। तब तो इतना असंतोष है, जब तो लोगों को रोज सड़कों पे आना पड़ रहा है, हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, चक्का जाम करना पड़ रहा है। नहर के पानी के लिए हम लोगों ने चक्का जाम करा, मूंग की फसल के लिए, बिजली के लिए हम लोगों को चक्का जाम करना पड़ा। आज डंगरवाड़ी वालों को कुछ राहत मिलना था, घर बैठे मिलना था राहत उनको। हमारी जरूरत थोड़ी थी आने की, शासन की जरूरत थी वहां जाने की। वो जब नहीं पहुंचे तो हम लोग आए यहाँ पे, एक बार नहीं 3-3 बार, 4-4 बार आए। उसके बावजूद अभी तक कुछ जो किसान है वो रह गए जिनने डंगरबाड़ी लगाई थी।
तो अगर ये सोते रहेंगे कुंभकर्णी नींद तो शासन काम कहां से कर पाएगा। मेरा तो अनुरोध है विधायक जी से कि अभी भी कुछ समय बचा है, इन्हीं समय में कुछ काम कर लीजिए जनता के, तो अच्छी बात है, अच्छा होगा। आपकी पार्टी की अगर हम बात करें तो आपके अलावा और अन्य नेता भी इस चुनाव में दावेदारी करने वाले हैं, तो आप अपने अंदर ऐसी कौन सी विशेषता मानते हैं जिसके कारण पार्टी आपको टिकट देने पर विचार करे? मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आम जन की जो मुद्दे हैं उन पे काम करता हूँ। पार्टी टिकट दे तो अच्छी बात, नहीं दे तो अच्छी बात, मुझे तो काम करना है, मैं निरंतर काम करता रहूंगा। मैं यहाँ कोई विधायक सांसद बनने आया नहीं हूँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, निरंतर काम करूंगा, मेरा स्वभाव है काम करने का, मैं उसको जारी रखूंगा। विधायक बनता हूँ, टिकट देती पार्टी, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद कहूंगा पार्टी को। विधायक जनता बनाएगी क्षेत्र की, उनको धन्यवाद दूंगा। और विधायक बनने के बाद जो मुझे काम करना है, जो आज समस्या देखता हूँ, उन पे काम मैं करना चाहूंगा कि कैसे जनता के मैं काम कर सकूं, काम आ सकूं। जीवन एक बार मिला है, उसको कैसे जनता पे निछावर कर सकूं, इसी उम्मीद से मैं काम करता हूं। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो क्या फिर भी चुनाव लड़ोगे? क्यों लड़ूंगा मैं चुनाव? मेरी पार्टी जिसको टिकट देगी, मैं पार्टी का काम करूंगा। चुनाव लड़ने, मैं आपसे कह तो रहा हूं, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, मैं काम करने आया हूं। काम करने वाले आदमी को विधायक अगर बनेगा तो ज्यादा काम करेगा, नहीं बनेगा तो भी मैं आज काम कर रहा हूं। मैं आज पब्लिक के मुद्दे उठाता हूं, उनके बीच में जाता हूं, काम करता हूं। मेरे पास जो बैठे हुए कोई लोग आते हैं, कोई समस्याएं आती, तो मेरा पूरा ईमानदारी से प्रयास रहता है कि उनके काम हो। मैं काम की राजनीति करता हूं, पद की मुझको ऐसी कोई विशेष लालसा रही नहीं। पद ये जरूर बात है कि पद आदमी को आगे बढ़ाता है, उसको एक काम कार्य करने का एक बड़ा क्षेत्र देता है, एक मौके उपलब्ध कराता है। वो जब मिलेगा तो उस रूप में काम करेंगे, और आज जो मिल रहा है उसको आज हम निभा रहे हैं, उसको अच्छे से करना चाहते हैं। और पार्टी जिसको टिकट देगी उसका काम करेंगे, यही नहीं करेंगे, आसपास के और जिलों में जहां पे हमारा संबंधित लोग हैं, जहां हमारा प्रभाव है, वहां जाके भी काम करेंगे। अगर हम मान ले कि पार्टी ने किसी बाहरी प्रत्याशी को इस बार चुनाव में टिकट दिया, तो फिर चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहेगी? पार्टी का काम करना है मुझे, तो मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। पार्टी का काम करना है, जो आदेश होगा पार्टी का वो तो निभाना है। मेरी उम्मीद तो ये है कि स्थानीय किसी को भी पार्टी टिकट अगर देगी तो हम लोग बहुत अच्छी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और किसी बाहरी को अगर पार्टी ने टिकट दिया तो चूंकि पार्टी का निर्णय है तो मुझे तो सर्वमान्य है, मानना ही है और मानूंगा। मैं तो एक साधारण से कार्य करता हूँ, काम करूंगा अपना। अगर पार्टी बाहरी प्रत्याशी को टिकट देती है, ऐसा मान रहे हैं, तो क्या यहाँ की जनता बाहरी प्रत्याशी को पसंद करेगी? ये तो जनता सवाल आप जनता से करोगे तो वो बेहतर बता पाएगी। आप मुझसे सवाल कर रहे हो तो मेरे को तो पार्टी के साथ रहना है। और रही बात जनता की, तो ये जनता के बीच आप कभी जाओ तो उनसे सवाल कीजिएगा। हम लोगों ने ग्राउंड पे यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए इतनी मेहनत करी है कि किसी को भी पार्टी टिकट दे, हम लोग उसको जिताने का प्रयास करेंगे। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मेरा यही संदेश है, सिवनी मालवा की जनता को, और आपके माध्यम से प्रदेश तक बात चली जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रदेश की जनता को आपका एक एक वोट अमूल्य वोट रहता है, और केवल आप वोटर नहीं हो, आप यहाँ के नागरिक भी हो सिवनी मालवा के। अपना दायित्व आप भी निभाएं नागरिक बन के। जब आप अच्छे लोगों को चुनेंगे तो वो आपका काम करेंगे। पार्टी कोई भी हो, कैंडिडेट अच्छा हो, पार्टी कोई भी हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, पार्टी कोई भी हो, ईमानदार हो। और अगर आम आदमी पार्टी को आप चुनते हैं तो जिस प्रकार दिल्ली में हम लोगों ने काम करके दिखाया, पंजाब में हमने काम करके दिखाया, सभी वर्गों के लिए हमने काम करके दिखाया, और खास करके गरीब लोग, ठेले वाले, ऑटो वाले, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, इनके लिए जो हमने काम करके दिखाया उसको यहाँ लागू करेंगे। और आपके क्षेत्र में जो आपको दैनिक समस्याएं आती हैं, खास करके मैं ये फेरी वालों से, जो सिवनी मालवा में मैं देखता हूँ, ठेले वालों को देखता हूँ, इनकी जो समस्याएं उनके निराकरण के लिए हम लोग काम करेंगे। अब पार्टी किसको मौका देगी, जनता किसको मौका देगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अपने कीमती वक्त में से हमें समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत। तो आपने देखा भी, हमने आम आदमी पार्टी के युवा नेता कहे जाने वाले समित पटेल जी से बातचीत की। इन्होंने हमारे सारे ही सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया और बहुत ही सटीक जवाब दिया। आगे फिर हम एक नए दावेदार के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एनबीटीवी देखते रहिए। धन्यवाद।